प्रिय छात्रगण, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग प्रगतिवादी काव्यधारा विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। बोर्ड एग्ज़ाम या प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रगतिवादी काव्यधारा से सवाल बनते हैं, उन सारे सवालों का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी के बीच के काल को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित उस अधिवेशन से है जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद्र ने की थी। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। प्रगतिवाद वास्तव में छायावाद की प्रतिक्रिया है। छायावाद जहां कल्पना पर बल देता था, वहीं प्रगतिवाद यथार्थ का चित्रण करता है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, सामाजिक क्षेत्र व समाजवाद, दर्शन के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और साहित्य के क्षेत्र में वह प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों का करुणागान, क्रांति की भावना, सामाजिक जीवन का चित्रण, रूढ़ियों का विरोध, नारी चित्रण, मानवतावाद, विश्व समस्याओं का चित्रण। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। पहले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी समय सीमा है 1908 ईस्वी से 1974 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर ने मैथिलीशरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टिक राष्ट्र कवि ही माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। उर्वशी को गीत नाट्य भी माना जाता है। दिनकर की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। आपके स्क्रीन पे दिनकर की जो रचना दिख रही है, ये सारी रचनाएं काल क्रमानुसार व्यवस्थित की गई हैं। पहली रचना है रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। ये सारी रचना काल क्रमानुसार है। प्रतियोगी परीक्षा में काल क्रमानुसार मिलाने के लिए ये सवाल बनते हैं, उसी के हिसाब से ये व्यवस्थित की गई है। अगले कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। रचना है कंकुम, अपलक, रश्मि रेखा, कुआसी। अगले कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। रचना है बलिपथ के गीत, भूमि की अनुभूति, पंखुड़ियाँ। अगले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। समय सीमा है 1911 से सन 2000 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रज भाषा में कवित्व सवैया छंद लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं, ये सारी रचनाएं काल क्रमानुसार व्यवस्थित की गई हैं। पहली रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुलमेहदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार थापे, कहें केदार खरी खरी,
अपूर्णा, बोले बोल अबोल, आत्मगंध, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि हैं नागार्जुन, जिनकी समय सीमा है 1910 से 1998 ईस्वी। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति, जो 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। इसमें से सवाल बनता है कि नागार्जुन की खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, तो राम के प्रति है। कब प्रकाशित हुई, तो 1935 में प्रकाशित हुई। कहाँ से प्रकाशित हुई, तो लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका में छपी थी। उस पत्रिका का क्या नाम था, तो पत्रिका का नाम था विश्वबंधु पत्रिका। नागार्जुन कृत नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित थी। इन कृतियों पर सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपको बता दूं कि नागार्जुन को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। नागार्जुन को मैथिली भाषा में जिनकी रचना है पत्रहीन नग्न गाछ पर साहित्य अकादमी मिला। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरबय छंद में लिखा गया है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रीति हिंसा ही अस्थायी भाव है के संदर्भ में लिखते हैं। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन की रचनाएं कालक्रमानुसार आपके स्क्रीन पे हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी कविताएं निम्नलिखित हैं। नागार्जुन राजनीति से ज़्यादा प्रभावित थे, राजनीतिक कवि भी कहा जाता है। तो राजनीति से प्रभावित होने वाली कविताएं कौन कौन सी हैं, उसकी सूची है। बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलक भाल, तुम्हारी दंत्रित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। ये नागार्जुन की कुछ रचनाएं हैं जो राजनीति से प्रभावित हैं। इस रचनाओं के आधार पे नागार्जुन को राजनीतिक कवि भी कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। अगले कवि हैं रांगेय राघव। समय सीमा है 1923 ईस्वी से 1962 ईस्वी। रचना है अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली, राह के दीपक, पिघलते पत्थर। अगले कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। समय सीमा है 1915 से लेके 2002 ईस्वी। रचना है हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, बिंध हिमालय, मिट्टी की बारात, बाड़ी की व्यथा। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं निम्न हैं। गुनिया का यमन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अगले कवि हैं त्रिलोचन। इनकी समय सीमा है 1917 से 2007 ईस्वी। मुक्तिबोध ने
त्रिलोचन को अवध का किसान कहा है। यह परीक्षा में सवाल बनता है कि त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा है, तो मुक्ति बोध ने कहा है। यह भी सवाल बनता है कि अवध का किसान किसे कहते हैं, तो त्रिलोचन को कहते हैं। अमोला त्रिलोचन जी की अवधी काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरबय संग्रहित है। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं कालक्रमानुसार आपकी स्क्रीन पे हैं। ये सारी रचनाएं जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित की गई हैं। पहली रचना है धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक। ये त्रिलोचन की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कल हम लोग या अगली वीडियो में प्रयोगवाद पढ़ेंगे। फिर प्रयोगवाद के बाद से हम लोग तार सप्तक पढ़ेंगे। तार सप्तक के जो 4 सप्तक है, चारों सप्तक के चारों कवियों को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप चैनल पे बने रहिए। आज के लिए धन्यवाद।